नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो फटाफट हमें भेजें। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही भेजें और अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केरिया हैं केरिया कमोडिटी से और साथ ही अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं चांदी से, जहां नॉन एग्री मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। अब सवाल ये है कि ये तेज़ी शाम के सत्र में कहां से आई है और ये तेज़ी कहां तक जाएगी। केरिया जी बताइए, क्या लग रहा है आपको चांदी में? चांदी की तेज़ी कहां तक बढ़ने वाली है अब? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। देखिए, अगर हम पूरे सोने चांदी की बात करें तो अगस्त मंथ में हमने काफी अच्छी तेजी देखी। उसका मुख्य कारण था कि अब हम सितंबर में रेट कट आते हुए देखेंगे। अब तक हमने खाली सुना था पिछले 1 साल से, लेकिन अब ये फर्म हो चुका है क्योंकि जो डेटा पॉइंट है वो काफी खराब आ रहे हैं, जिसके चलते ये रैली बनी है। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर अभी भी रैली बाकी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमने अप्रैल में लो देखा था वो था 72 का। 72 से रिकवर करके अब रेशियो 8750 पे पहुंची है। तो मुझे लगता है 90 के ऊपर जाएगा नहीं, और रेशियो में अगर फॉल आता है तो चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो अभी भी $30 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ, तो हम वेट कर रहे हैं। एक बार 30 के ऊपर निकल जाता है तो हम वापस 34-36 की जो रेंज है वो वापस जाते हुए दिखेंगे। बट आज शाम को एडीबी का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 122 के मुकाबले 144 की उम्मीद है, बट हमें लगता है कि ये 144 नहीं दिखेगा, बिकॉज पिछले हफ्ते हमने डेटा में काफी ड्रॉप देखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, बाकी में, जिसके चलते मुझे लगता है डॉलर में दबाव रहेगा और सोने चांदी में उछाल रहेगा। तो गोल्ड चांदी में मुझे लगता है कि 84,300 के करीब लेके चलिए। 83,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। 85,500 से लेके 86,000 तक के भी लेवल हम देखेंगे। वॉल्टिलिटी सीवियर है और 545 का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनुज जी, आप बताइए, चांदी पर और गोल्ड पर, दोनों पर आपकी राय क्या है? शाम के सत्र में अच्छी तेजी यहां पर दिखी है। अब 72,000 के बेहद करीब सोना चला जा चुका है और चांदी में भी ठीक ठाक तेजी है। हालांकि 85,000 से अभी दूर है, लेकिन ठीक ठाक तेजी यहां पर भी दिख रही है। अब आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, मार्केट में हमने एक गोल्ड सिल्वर रिकवरी आते हुए देखी है। पिछले 2-3 दिनों के सेल ऑफ के बाद आज एक रिलीफ रैली देखने को मिली है। गोल्ड अगर हम देखें तो अब अगेन 71,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सिल्वर में भी अच्छी खासी मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो करीबन 84,450 के आसपास खरीदारी करें। 83,950 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 85,380 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि पॉजिटिविटी सिल्वर में देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं डेटा भी मुझे लगता है कि सपोर्टिव रहेंगे। डॉलर इंडेक्स मॉर्निंग से गिरावट में है। हमें लगता है कि यहाँ पर और डिप देखने को मिल सकते हैं, तो उसका सपोर्ट सिल्वर को मिलेगा। वहीं गोल्ड भी हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। 71,750 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस करीबन 71,520 का लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 72,180 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदारी के कैंडिडेट रहेंगे। और अगर हम इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें तो वहां भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी है। गोल्ड अब देखें तो करीबन $2,500 के ऊपर स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। 2516 का रेट गोल्ड में आ गया। करीबन एक $20 से $21 की रैली हम इंट्राडे में देख पा रहे हैं गोल्ड के अंदर। और सिल्वर भी अब देखें तो करीबन $28.5 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोनों ही कमोडिटीज में एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं काफी बड़ी करेक्शन के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो सस्टेन कर रहा है गोल्ड $2,500 के ऊपर, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रैली है वो आज इवनिंग में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो खरीदारी का ट्रेड गोल्ड सिल्वर में रहेगा आज के लिए। चलिए, अब सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, वो हैं विनय कुमार मिश्रा, लखनऊ से, यूपी से। इन्होंने कच्चा तेल 5,884 रुपए पे खरीदा है। अच्छे लेवल पे बाइंग है। केरिया जी, अब क्या करना चाहिए इनको? क्या अभी जो रिकवरी दिख रही है, ये रिकवरी आगे और बढ़ेगी? स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दीजिए इनको। देखिए विष्णु जी, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एकाएक हमने पिछले 1 हफ्ते में कैस्केडिंग नेगेटिव न्यूज देखी है। ओपेक बोलता है कि हम अक्टूबर में प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जिसके बाद डेटा पॉइंट सारे खराब थे और सप्लाई कंटिन्यू बढ़ी। लीबिया का भी जो कंसर्न था वो खत्म हो गया, जिसके चलते हमने देखा कच्चे तेल के अंदर एक काफी बड़ी गिरावट आई और प्राइजेस दिसंबर 2023 के बाद के लोअर लेवल्स पे चले गया था। बट मुझे लगता है कि अब प्राइजेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है चीजें, और ओपेक ने भी कहा है कि हम अक्टूबर का जो रेट कट है, ओपेक का जो प्रोडक्शन हाइक है, उसको हम रिव्यू करेंगे। तो डाउन साइड मुझे लगता है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है।
5800 के आसपास मेरा बाइंग बनता है, तो इनको अभी भी पोजीशन है वो बना के रखी है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5720 का रखी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि इवनिंग तक हम 5950 तक का लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। टेक्निकल बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट भी $70 का लेवल दिसंबर 2021 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका सपोर्ट लेते हुआ चलेगा। तो करंट लेवल से एक बाउंस उम्मीद है जो 5950 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, तो करंट लेवल से एक टेक्निकल बाउंस बैक, ये ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल बाउंस बैक अभी नहीं दिख रहा है। टेक्निकली यहाँ पर एक बड़ी गिरावट के बाद जो रिकवरी आती है वो रिकवरी आपको मिलेगी, और ऑप्शंस के साथ जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए रिस्क भी कम होगा। केडिया जी की तरफ से कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह। स्क्रीन पर आपके लेवल्स है, स्टॉप लॉस को भी फॉलो कीजिएगा। इसके बाद भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय ज़रूर ले लीजिएगा कोई भी ट्रेड करने से पहले। अनुज जी, अमित हैं दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ, उनका सवाल भी कच्चे तेल पर है। अब केडिया जी की राय सुन लिया उन्होंने, अब आप बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? देखिए, हमें लगता है कि क्रूड में प्राइस सपोर्ट लेवल पे आसपास है, बट हाँ, क्योंकि फंडामेंटल साइड इसका भी वीक है, कोई यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस बैक आता है 5925 के आसपास तक, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 6005 पे लगाए, टारगेट 5780 तक देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो काफी स्ट्रांग है और फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर और बिकवाली देखी जा सकती है, तो थोड़ा अगर बाउंस बैक आता है तो हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन साइड जाएं तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस में 5600 की पुट, जो कि करीबन 65 रुपए के आसपास अभी चल रही है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 40 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो हमारी सलाह में हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रा कॉल हो गई है यहाँ पर। हालांकि एक चीज कॉमन ये है कि केडिया जी को लग रहा है कि आपको खरीदना है तो नीचे के लेवल पे खरीदे, और अनुज जी को लगता है कि यहाँ पर जो टेक्निकल बाउंस बैक आए, ऊपर की तरफ बाजार जाए तब खरीदे। तो इनको भी लग रहा है कि थोड़ा बाजार ऊपर जाएगा फिर वहाँ पर बेचे, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, तो इनको लग रहा है कि सेल कॉल में बने रहे। इन केडिया जी को लगता है कि टेक्निकल बाउंस बैक का एक फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो दोनों तरह के ट्रेड आपके पास है। आप जो भी जिसमें आपको लग रहा है कि कन्विक्शन ज़्यादा आपको दिख रहा हो, वहाँ वही ट्रेड आपको लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हल्दी की, और हल्दी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेपी लड्ढा हैं जेपी स्पाइसेस से। इनका कारोबार मराठवाड़ा रीजन में है, जो देश का सबसे बड़ा हल्दी का बेल्ट है। जेपी लड्ढा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ET Now स्वदेश के दर्शकों के लिए। बताइए सर, ग्राउंड की में क्या स्थिति है, किस तरह के डिमांड और सप्लाई की स्थिति है, वहाँ की रिपोर्ट बताइए। 6-7 दिन पहले जैसा मैंने कहा था कि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, उसके बाद में पिछले 7 से 8 दिन के अंदर 14 से 15% की तेजी आ चुकी है। और अभी जो लेटेस्ट बारिश हुई है उसके वजह से भी क्रॉप को भी 10 से 15% का लॉस हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद में फंडामेंटल स्ट्रांग होने से हल्दी में मंदी नहीं रहेगी, बाजार ऐसे पॉजिटिव रहना चाहिए। बाजार पॉजिटिव रहेगा, इसके पीछे के रीजन क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि बाजार यहां से पॉजिटिव रहेगा हल्दी का? क्योंकि इस साल फंडामेंटल हल्दी का कैरी फॉरवर्ड काफी कम है। इस साल क्रॉप भी कम रहा 2023 का, और जो 24 का और 2025 में जो क्रॉप आने वाला है उसमें भी 10 से 15% का अभी के लेटेस्ट बारिश होने की वजह से वो भी एक लॉस आएगा। तो इसमें कुल मिला के सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका जो नजरिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, कितने दिनों के लिए? और ये पॉजिटिव के हिसाब से, भाव के हिसाब से भी बताइए, कहां तक भाव ऊपर में जाएंगे? ऊपर में मुझे लगता है अभी तुरंत ही 8-15 दिन में 1000 से 1500 रुपए की तेजी आ सकती है, और इसका भविष्य अच्छा ही रहेगा। इसमें डाउन साइड का चांस काफी कम है, क्योंकि अरावल अभी जो स्टैंडिंग क्रॉप को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है 10 से 15% तक, और बांग्लादेश की वो डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी आ रही है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे तेजी आपको यहाँ पर दिख रही है। शुक्रिया जेपी लड्ढा जी, आपने वक्त दिया और हल्दी के बारे में बताया, और आपको यहाँ से तेजी दिख रही है, ये कहना है जेपी लड्ढा जी का। केडिया जी, आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या है? आपको लग रहा है, आप ये लड्ढा जी की बात से सहमत है? आपको लग रहा है कि उस तरह की तेजी आएगी 8-10 दिनों में हल्दी में?
हाँ, बिल्कुल इसमें काफ़ी कारण है। हमने अभी टर्मरिक कॉन्क्लेव में भी पार्टिसिपेट किया था जब मैंने मेरे पॉइंट्स रखे भी थे। देखिए पहला चीज़ समझिए कि पिछले साल का भी जो क्रॉप था जहाँ पे हमने कमी आते हुए देखी लगभग अगर 50-55 लाख बोरी की भी बात करें और कैरी ओवर भी मान के चले तो इंडिया की जो कंजम्पशन है वो 70 लाख और 25 एक्सपोर्ट तो मोटा-मोटी हमको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 90-95 लाख का रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस बार की जो सोइंग बढ़ी ज़रूर है 35% लेकिन फिर भी अगर आप 50 में 35% भी अगर जोड़ते हो तो हम 75-80 के ऊपर नहीं जा पाएँगे और अगले महीने से अगर हम देखेंगे तो फेस्टिव डिमांड भी कंटिन्यू रहेगी। भाव में इतनी बड़ी गिरावट के बाद एफएमसीजी की भी डिमांड है, बैलेंस शीट अगले साल के लिए टाइट है, रमज़ान इस बार जल्दी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड हम दिसंबर में देख पाएँगे। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन दिखेंगे। बीच में हमने फॉल ज़रूर देखा था, वो अगस्त की बरसातों को देखकर देखा था जहाँ पे यील्ड में इम्प्रूवमेंट था। बट जिस ढंग से अभी लड्ढा जी ने बताया कि आने वाला जो टाइम है बारिश का, वो कहीं न कहीं अब खराबी करेगा यील्ड में जिसकी वजह से प्राइसेज़ में सपोर्ट मिल रहा है। तो वैल्यू बाइंग लगती है और मुझे लगता है सितंबर एंड तक ही हम प्राइसेज़ को 14,800 से 15,000 के नियर बाय देखेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है हल्दी के, जो अगले साल नया हाई भी दिखा सकता है बिकॉज़ बैलेंस शीट काफ़ी टाइट रहने की उम्मीद है। चलिए, हल्दी की बातचीत अब हो गई है। अब बात जीरा और धनिया इन दोनों कमोडिटी की भी कर लेते हैं। केडिया जी बताइए, क्या लग रहा है जीरा और धनिया में आगे किस तरह की चाल दिख रही है? जीरा और धनिया दोनों भी बात करें तो हमने देखा था कि जीरे में इस बार का जो लास्ट ईयर का जो हम प्रोडक्शन देखें तो करीबन 1 करोड़ 7, 1 करोड़ 8 लाख बोरी के आसपास का सप्लाई अच्छी होने की वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव था। एक रूमर्स ये बना हुआ था कि प्राइसेस के अंदर कहीं न कहीं इस बार बम्पर स्विंग इंटरनेशनल में बट वैसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से रिकवरी आई। टाइमिंग अच्छी सप्लाई होने की वजह से मुझे लगता है प्राइसेस दायरे में ही रहेगा, जो 25,000 से 26,000 का दायरा बना हुआ है। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है जीरे में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए जहाँ पे 25,400 पे लेके चलिए, 25,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 26,200 का ही है। लेकिन धनिया में ध्यान रखिए मार्केट 7,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 20 सितंबर के बाद से देखेंगे तो स्विंग के आंकड़े हैं। जिस ढंग से मॉनसून बहुत ज्यादा एक्टिव है, जमीन में वाटर लेवल बहुत ज्यादा रहेगा जो स्विंग के लिए जीरा और धनिया ड्रॉप कर सकता है, प्राइसेस में भी है। तो मुझे लगता है 20-25 सितंबर का एक बड़ा जंप रहेगा। बट करंटली अगर देखें तो 6750 6800 इज गुड टू बाय। 6650 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6950 का इमीडिएट टारगेट है। बट बड़ा जंप जो आएगा 20 सितंबर के बाद धनिया में दिखाई देगा। चलिए, अगले दर्शक का सवाल अब ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है प्रबोध मोदी हैं एमपी से। सोयाबीन कीमतों का दायरा आगे क्या होगा? केडिया जी, क्या लग रहा है सोयाबीन कीमतों का दायरा आगे? देखिए अगर सोयाबीन की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते भर में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी है। बट मुझे लगता है अभी भी ग्लोबल मार्केट में सप्लाई अच्छी है तो हायर साइड मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है मार्केट टाइमिंग होल्ड नहीं करेगा। उम्मीद है कि भावांतर अगर आता है, गवर्नमेंट के एक्शंस आते हैं तो प्राइसेस को थोड़े बहुत सपोर्ट मिलेंगे। बट मुझे लगता है अभी 4500 से लेके 4850 का दायरा रहेगा जिसमें सोयाबीन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्रॉप साइज एज ऑफ नाउ अच्छा है लेकिन अभी जो मानसून की एक्टिविटी अगले एक हफ्ते में रहेगी ये आगे डिसाइड करेगी कि प्राइस कहाँ मूव करेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस में अपसाइड थोड़ा सा कैप है, 4500 4550 तक के सपोर्ट देखने मिल जाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं तिलहन के बाद दलहन की, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी है बीएसए फाउंडेशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। चने पर आपसे बातचीत हो गई थी लेकिन मसूर पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मसूर में आप देखिए, मसूर की जो एमएसपी है वो है 6,425 रुपये प्रति क्विंटल, और जो इंपोर्ट हो रहा है, जो लैंडिंग कॉस्ट है इंपोर्ट का, वो 5,300 के आसपास का है। क्या आपको नहीं लग रहा कि इससे मार्केट खराब हो रहा है? मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने का वक्त आ गया है। आप क्या कहेंगे इस पे सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, लेंटिल्स में सरकार ने हमेशा से अपने आप को एक प्रकार से अपनी पोजीशन ये रखी है ताकि उसके बाजार भाव बहुत ना बढ़े। आने वाले पिछले कुछ समय से मसूर का कंजम्पशन बढ़ा है और इंपोर्ट भी बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से जो सरकार ने इसको ड्यूटी इस पे जो कम की थी 30 मार्च तक, मेरे ख्याल से इसमें ड्यूटी कम है 31 मार्च तक, सरकार उसको जरूर वो ड्यूटी वापस ला सकती है। पर अभी मुझे लगता नहीं कि इस पे सरकार कोई कदम लेगी क्योंकि प्राइस बीच में काफी हाई हो चुके थे और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ड्यूटी हटाई थी। इस बार इंटरनेशनली भी क्रॉप बहुत अच्छी है और भारत इंडियन जो प्रेडिक्शन है, जो एस्टिमेट है, एडवांस एस्टिमेट है, वो भी काफी अच्छा आया है कि 1.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है अपने को। तो हो सकता है सरकार इस पे विचार करे, पर मुझे लगता है कि अभी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो अराउंड $700 के आसपास का प्राइस चल रहा है, $670 से $700 का।
वो अभी उतना नीचे नहीं गया है जिसके लिए सरकार इस पे कुछ कदम उठाए। हाँ, जरूर है आने वाले बोल टाइम रहा था पे कि हम रबी सीजन की तरफ अब जाएंगे और रबी सीजन में जब खेती पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन हो रहा है मसूर का, इस सीजन में कहीं उस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए अभी से अगर आप अलर्ट रहे, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए विष्णु मोहन जी, सरकार दोनों की तरफ बैलेंस करने की कोशिश करती है। वो किसानों का भी ध्यान रखने की कोशिश करती है और कंज्यूमर का भी ध्यान रखने की कोशिश करती है। इसीलिए पिछले बार नाफेड ने भी बड़ी मात्रा पे प्रोक्योर किया था ताकि वो एक बफर स्टॉक बना रहे, जिसमें प्राइसेस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इस बार भगवान की दया से बारिश बहुत अच्छी है और हम अच्छा बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जरूर सरकार इस पे सोचेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल पे अभी इस पे कोई वो सरकार इस पे निर्णय लेगी, क्योंकि प्राइस जो रेंज है वो आप मान के चलिए $650 के आसपास ही बनी रहेगी क्रॉप की प्राइस, और वो उतना नीचे लैंडिंग कॉस्ट नहीं आएगी जिसके लिए हम लोग को उतना चिंतित होना पड़े। ओके सर, चने पर आपसे लगातार बातचीत हो भी रही है, एक बार और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या होगा सर चने का आगे, किस तरह दाम आपको जाते दिख रहे हैं? देखिए चने पे मेरी अपनी राय वही है जो पिछले 2-3 महीने से थी कि चना एक्चुअल शॉर्टेज में है और प्राइस यहाँ पे 2-3 रुपए किलो और बढ़ सकते हैं यहाँ पे, पर ये सिर्फ 1 महीना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्रॉप आएगी, आपकी तंजानिया से क्रॉप आ जाएगी और फिर त्योहारों का सीजन भी खत्म होगा, तो जो भी तेजी बची है या 2-3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो की तेजी, वो सिर्फ इस महीने के लिए है। और इस महीने के लिए सरकार के पास, भारत सरकार के पास भी, नाफेड के पास कुछ अपने स्टॉक हैं। अगर वो लिक्विडेट करते हैं तो प्राइस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। जो पीक आना था ऑलमोस्ट उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से 2-3 रुपए किलो अगर और बढ़ता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, पर वो एक अपने आप में पीक होगा, उसके बाद बाजार निश्चित रूप से नीचे जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो अक्टूबर मध्य से जब ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप आएगी तो हो सकता है कि वहां पर दाम कम होने शुरू हो, हालांकि भारत पहुंचने में हो सकता है कि वो दिसंबर तक का भी वक्त लग जाए, कितनी, क्योंकि वहां से क्रॉप आएगी और तुरंत तो आ नहीं जाएगा, इसमें भी 1 से 2 महीने का वक्त जाता है विवेक जी। जी जी, ओके। ये देखिए अभी अगर अक्टूबर शिपमेंट में भी कार्गो निकलता तो 1 महीने में आपको, नवंबर में आपको यहाँ क्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा और दिवाली के 15 दिन तक जो ग्राहकी है वो बिल्कुल नीचे स्तर पे रहती है, तो वहां पे उस तेजी की संभावना नहीं रहेगी और उसके बाद फिर आपको एक अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक बम्पर क्रॉप है, तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइस अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त निकाला और बताया मसूर से लेकर चने तक क्या कुछ लग रहा है मार्केट में, किस तरह की स्थिति बन रही है। चलिए वापस से कुछ और एग्री कमोडिटी जो एनसीडीएक्स पे ट्रेड हो रहे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। ग्वार, जहां पर दायरे में ही कारोबार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन ग्वार का खेती का जो एरिया है राजस्थान में, वो नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए, वो आपको बता दें कि राजस्थान में 2721 लाख हेक्टेयर में इस सीजन ग्वार की खेती हुई है और इस साल के लिए 2760 लाख हेक्टेयर सरकार ने खेती का लक्ष्य तय कर रखा था, वो एरिया तय कर रखा था। 2023 में 2893 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती हुई थी और 2018 से 22 का जो औसत एरिया है ग्वार की खेती का वो है 2759 लाख हेक्टेयर का। अनुज जी बताइए, ग्वार में किस तरह की चाल दिख रही है आपको? कुछ एक्शन की उम्मीद, कुछ तेजी की उम्मीद? काफी लंबी सुस्ती हो चुकी है। देखिए ग्वार में हम देख रहे हैं कि सोइंग सीजन चल रहा है और नंबर भी सामने आए हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में उतना कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड वही 5300-5400 के आसपास मूव कर रहा है। ग्वार गम के भाव 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा तेजी मंदी यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में रेंज रहेगी, नीचे में करीबन 5,000 से लेकर 5400 के बीच में ग्वार सीड में, और ग्वार गम की अगर बात करें तो 9,800 से लेकर 11,000 के बीच की रेंज रह सकती है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो भाव है वो रेंज में रहेंगे, ज्यादा तेजी मंदी यहाँ पर दिख नहीं रही है। बट हाँ, अगर भाव नीचे मिलते हैं सपोर्ट लेवल के आसपास तो वहां पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। अजय जी आप बताइए, ग्वार पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जैसे अनुज ने भी कहा है कि अभी तक हम पिछले 1 साल की बात करें, ग्वार में अंडर परफॉर्मेंस रहा है, वॉल्यूम्स काफी कम रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है और खासकर गुजरात राजस्थान में जो बरसातें हैं वो बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोडक्शन पे डालता है। नो डाउट मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी और प्राइसेस में टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो ये मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ग्वार में अगर हम सितंबर वायदे की बात करें तो ऑलरेडी एक बॉटम बन चुका है।
मेरे को लगता है कि सितंबर 15-20 तारीख के बाद एक ब्रेकआउट मिलेगा, बट टाइमिंग 5300 पे लीजिए, 5240 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5420 का टारगेट रहेगा गवार सीट में। गवार गम में भी 10-400 में लेके चलिए, मुझे लगता है 10-200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 10-800 का टारगेट रहेगा। बट सितंबर में टेक्निकली टाइम फिबो एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसमें आ जाता है तो आई होप मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम सितंबर खत्म होते होते ही देखेंगे, बट करंट लेवल से लेके काम करना चाहिए। चलिए अब फटाफट से कई सारे सवाल बचे हुए हैं वो ले लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अनुज जी कॉपर में? और जिंक दोनों में ही एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। हमें लगता है कि कॉपर में भी फिलहाल बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। करीबन 792 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले, 797 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 782 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल अभी फिलहाल थोड़े नेगेटिव टेरिटरी में, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों ही है। हमें लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कॉपर में यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। अनुज जी की राय ये बन रही है, लेवल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बीरबल हैं, वो भी कॉपर पे ही जानना चाह रहे हैं। अनुज जी की राय आपके पास आ चुकी है कॉपर पे। केडिया जी आप बता दीजिए कॉपर के टारगेट स्टॉप लॉस आपके क्या है? देखिए, बिल्कुल जैसे अनुज ने भी कहा है कि मार्केट में अगर हम डेटा पॉइंट देखें वो काफी खराब थे, जिसकी वजह से भाव में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। बट मुझे लगता है अभी आज शाम का जो डेटा पॉइंट है जिसकी वजह से डॉलर में जो गिरावट है, तो टेक्निकल पुल बैक हम कॉपर में मॉर्निंग से ही देख रहे हैं। प्राइस ने 780 के लो से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, तो मुझे लगता है शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आज मार्केट में बाउंस रहेगा, लिमिटेड रहेगा बट बाउंस है। तो 784 पे लीजिए, 780 का स्टॉप लॉस लगाइए, 792 का एक लिमिटेड बाउंस देखने मिल सकता है। ओके, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे 8-10 रुपए के रेंज में ही दोनों ट्रेड की सलाह दे रहे हैं दोनों एक्सपर्ट्स। एक नीचे में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, एक ऊपर में 791 792 के आसपास बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। आपको क्या फॉलो करना है ये आप तय करें अपने एडवाइजर से राय लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ रतन लाल हैं जयपुर राजस्थान से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करें नेचुरल गैस में अब? देखिए, नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो है काफी रेंज बाउंड है। हम देख रहे हैं कि नीचे में करीबन 160 से लेकर 190 के बीच प्राइस मूव कर रहे हैं। कुछ ज्यादा यहाँ पे तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है, बट हाँ, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि लोअर लेवल पे प्राइसेस में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अगर प्राइस नीचे मिलते हैं 170 के आसपास, 175 के आसपास, तो वहां पे खजारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि 185 190 तक के लेवल आ सकते हैं, और अगर 190 के लेवल के आसपास मिले तो वहां बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो फिलहाल एक रेंज बाउंड मोमेंटम है जहां पर रेंज के अंदर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। अगले दर्शक भी एनजी पर ही हैं, ओम जी हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या करें? केडिया जी आपकी राय क्या बन रही है एनजी पर? नेचुरल गैस में कल हमने 190 के ऊपर देखा, प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज अगर हम वाई देखते हैं तो यूरोप में स्टोरेज काफी अच्छा है जिसकी वजह से अपसाइड कैप है, लेकिन वेदर कंडीशन को देखते हुए थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ी है, तो प्राइसेस 180 के नीचे भी सस्टेन नहीं करेगा तो 190 के ऊपर भी नहीं जाएगा। इसी को देखते हुए मुझे लगता है 177 178 की रेंज में लेके चलिए, 172 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 85 तक का लेवल मिलेगा, या आप ऑप्शन में 180 का कॉल ले लीजिए 9 रुपए में, जो 16 तक का जंप दिखा सकता है। ओके, एक काउंटर आज है जहां पर आज काफी नरमी दिखी है, वो है कपास खली का। यहाँ पर करीब 2.5% की आज गिरावट दिखी है। सितंबर का वायदा फिसल कर आ चुका है 3500 के आसपास। केडिया जी क्या लग रहा है, अब और गिरावट आपको लग रही है कपास खली में? देखिए, कपास कली में मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो तेजी रहेगी वो अगस्त तक की रहेगी, सितंबर से हम गिरावट देखेंगे। कुछ शॉर्ट स्क्वीज हुई थी जिसके चलते हमने 3680 तक के लेवल देखे थे, बट वो सस्टेनेबल नहीं थे जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो आई थिंक के सितंबर की सीजनैलिटी काफी खराब बता रहे हैं। सितंबर में अभी भी ओआई है, माल नहीं है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्क्वीज बना था। तो सितंबर में जिनको ट्रेड करना है 3520 पे बेचिए 3420 के टारगेट के लिए। बट मेरा प्रेफरेंस दिसंबर मंथ में रहेगा। दिसंबर मंथ पे आप ध्यान लगाइए, 3000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करता है तो नीचे में 2850 तक का लेवल हम अगले हफ्ते भर में देखेंगे। करंट लेवल से लेने की सलाह नहीं है, लॉन्ग पोजीशन दूर रहिए। पोजीशन जो बनानी है प्रिफर्ड रहेगा दिसंबर मंथ में आप बना के चलिए, जहां पे 3080 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3000 पे बेचिए और 2850 तक के लेवल हम देखेंगे। ओके, आप बताइए अनुज जी कपास खली में क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए, कपास कली में जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो सोइंग एक्टिविटी थोड़ी डिले है बारिश की वजह से, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन के प्राइस में भी एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू बाउंस बैक रहेगा और एक्सपेक्ट करें कि एक बार
प्राइसेस में आपको तेजी यहाँ देखी जा सकती है। 3700-3800 तक के लेवल फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आपको कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, अजय केडिया जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब भी दे दिए। जो भी सवाल रह गए हैं उन्हें हम अगले शो में शामिल करेंगे। चलिए, कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी यहाँ पर खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।